येतोय सर्वांना? हाय विलास सर. थँक्स उमी सर. हॅलो, येतो आता आवाज? गुड आफ्टरनून नीलम. हेलो. हेलो, गुड हेलो. इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर. आवाज आ रहा है आपको मेरा? हाँ सर, आ रहा है। अच्छा, ओके. सर्वांना टेनिस क्रीडा महाराष्ट्र इन्स्टा पेजवर सर्वांचं स्वागत आहे. आजचा विषय आहे सायबर क्राईम बद्दल. तर सायबर क्राईम बद्दल सायबर क्राईम एक अंधेरे कमरे में टॉर्च के बिना जाने वाले सामान है, जिसे रोशनी पड़ी उधर संभाल कर कदम रखा, वरना टॉर्च के बिना आप लड़खड़ा के किधर भी गिर जा सकते हो. इसमें तीन फैक्टर्स है कैरेक्टर्स इन्वॉल्व है, जैसे कि साइबर क्रिमिनल अनसीन है, कॉमन मैन मोस्ट ऑफ द अनसीन रहता है, साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेटर. हम अगर आज के बारे में सोचते हैं तो हर पल कहीं ना कहीं साइबर क्राइम हो रहा है. इसे कैसे रोका जाए, ये सवाल हर लॉ अबीडिंग सिटीजन सोचता है. तो सबसे पहले आज के गेस्ट है हमारे अमन सर, अमन गुप्ता सर, जो कि एक रिनाउड एंड पैशनेट साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल है. वह स्पेशलाइज इन एथिकल हैकिंग एंड डिजिटल फॉरेंसिक एंड साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन. He is passionate and has hands-on experience in almost all domains of cybersecurity, specializing in ethical hacking and digital forensics. He has numerous certifications under his belt. Here are some to name the few: NCE Network Certification Certified Engineer, A plus Computer Hardware Engineer, N plus Network Engineer, EHE Ethical Hacker Expert, SCSU Star Cyber Secure User or Cyber Security, RHSC Redundant Administration, Data Forensic Investigator, Microsoft Server 2008-12, 9 CCNA, and 10 is CF 002 IFS University. तो सबसे पहले अमन सर, आपका स्वागत करते हैं टेंस के महाराष्ट्र इंस्टा पेज पर. आपने वेलकम अमन सर. या थैंक यू सर। बहुत सारे अपने कोर्सेस एंड बहुत सारे अपने अचीवमेंट्स हासिल किए. तो आपके बारे में थोड़ा बहुत मैंने बता दिया. अभी बाकी सब जो क्वेश्चन थे बहुत सारे हैं, तो क्या हम चालू कर सकते हैं सर? यस सर। हेलो, आवाज आ रहा है सर? हाँ सर, मेरी आवाज़ क्लियर है? हाँ, क्लियर है. तो क्या ओके, सर हम लोग वी सवाल कैन। जवाब चालू कर सकते हैं? स्टार्ट. सर, या पहला सवाल ऐसा है कि साइबर क्राइम क्या है एग्जैक्टली? साइबर क्राइम के बहुत सारे डेफिनेशंस है। एक शॉर्ट में डेफिनेशंस अगर समझे तो फिर साइबर क्राइम अनलॉफुल एक्ट डन बाय इंटेंशन विद द यूज ऑफ कंप्यूटर और लैपटॉप या फिर और भी मोबाइल डिवाइसेस, जिसको हम टूल की तरह, एक टारगेट की तरह या फिर वेपन की तरह हम यूज करते हैं। साइबर क्राइम में एक सिंपली अगर आप जानोगे तो फिर आपको लगेगा कि हम जो कंप्यूटर यूज कर रहे हैं, अगर सपोज आपको इन डिटेल नॉलेज नहीं है कंप्यूटर का, उससे अगर कोई इलीगल एक्टिविटी आप कर रहे हो, देन वो साइबर क्राइम के अंडर आता है। जैसे कि आप मान लो कि मुझे किसी से रिवेंज लेना है, राइट?
टारगेट समझते हैं, आप मेरे टारगेट है, ओके, और मुझे आपसे रिवेंज ले रहा है, तो फिर मैं क्या करूंगा, मेरे डिवाइस से या फिर मेरे कंप्यूटर, लैपटॉप या फिर कुछ भी हो जो भी इंटरनेट से कनेक्टेड चीज़ें हैं, तो उससे मैं यूज़ करके इलीगल वे में आपका सिस्टम में हैक करूंगा, या फिर जो भी फाइनेंशियल फ्रॉड या फिर किसी भी टाइप का मैं क्राइम वहाँ पे कर सकता हूँ। तो ये साइबर क्राइम है, ये साइबर क्राइम के अंडर आता है। और साइबर क्राइम अभी आपको पता होगा कि जब रिसेंटली या जो पीछे के साल में हम देखते हैं कि क्राइम्स फिजिकली होता था ज़्यादा, राइट? जैसे कि मर्डर हो गया तो फिर हम मर्डर कैसे करते हैं कि जाके ऑन द स्पॉट जाके हम मर्डर करते हैं, बट या अब कैसे हो गया, यहाँ पे हम डिजिटली मर्डर कर सकते हैं। मैं यहाँ पे घर बैठ के मैं किसी और का मर्डर डिजिटली मैं करा सकता हूँ। या फिर अब ऐसा भी हो गया जी कि चोरी हम पहले किसी और के घर पे जाके करते थे, बट हम खुद के घर से बैठ के हम चोरी करते हैं दूसरों के घर पे। तो ये साइबर क्राइम के अंदर आता है। तो अभी जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है उस हिसाब से क्राइम के रेट फिजिकल से होके डिजिटल के वे में जा रहा है, और हम डिजिटली क्राइम कर रहे हैं। ओके सर। और मेरा सेकंड क्वेश्चन ऐसा है कि कितने सारे साइबर अटैक्स है? ओके, साइबर अटैक्स तो देखे जाए तो बहुत सारा है, बहुत सारा उसके अंदर टाइप्स है, बट मैं कुछ स्पेसिफिक जो भी मोस्ट डेंजरस अटैक्स है जो आज तक हो रहा है या फिर जो इंटरनेट पे बहुत सारे पॉपुलर है, तो मैं उसके बारे में बताना चाहूँगा। जैसे कि हो गया साइबर डिफर्मेशन हो गया, फिर बाद में साइबर स्टॉकिंग हो गया, फिर बाद में साइबर प्रोनोग्राफी हो गया, फिर बाद में देखी जाए तो हम पासवर्ड अटैक देख सकते हैं, फिशिंग अटैक हो सकता है, डॉस डीडॉस अटैक हो सकता है, आइडेंटिटी थेफ्ट हो सकता है, अनऑथराइज एक्सेस हो सकता है, और साइबर स्टॉकिंग भी हो सकता है। इतने सारे साइबर डेंजरस है, तो मैं उसके ऊपर बताया आपको। नहीं सर, आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। नहीं। नहीं सर। ओके, शायद कनेक्टिविटी का इशू हो सकता है। तो आई रिक्वेस्ट जो भी देख रहे हो कुछ भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं रिगार्डिंग साइबर अवेयरनेस, सब तक कनेक्टिविटी आ जाएगी। नहीं सर, अभी तक नहीं आ रही आपकी आवाज़। हाँ शिक्षर, इंग्लिश के साथ हम हिंदी के वर्ड्स भी यूज़ करेंगे। ये बेसिक टर्म है जो हम इंग्लिश में ही प्रोनाउंस करते हैं, सो मैं इसलिए इंग्लिश में आपको बताया। बट या जो भी उसके हिंदी में मीन रहेंगे मैं उसका बता दूंगा आपको। स्वप्निल सर, आपका आवाज़ नहीं आ रहा है। अ, नहीं सर, अभी तक नहीं आ रहा आपका आवाज़। हाँ। आवाज आ रहा है अमन? हाँ, अब क्लियर है सर। आप क्लियर है ना? ओके ओके। अच्छा, मेरा कॉल आया था ना, उसके वजह से थोड़ा डिस्टरबेंस हुआ था। ओके, सॉरी फॉर ओके, डिस्ट्रप्शन। नो इश्यूज। ओके, तो दूसरा सवाल ऐसा है कि अभी ये पेंडेमिक में कौन से अटैक्स ज़्यादा हो रहे हैं? अभी पेंडेमिक में जो अभी
आवाज आ रहा है अमन? ओके। हाँ, अभी क्लियर है। हाँ। तो अभी जो ये पेंडेमिक चल रहा है, जो कोविड का सिचुएशन चल रहा है, तो अभी सारे लोग घर पे हैं, तो फिर क्या हो रहा है कि इसमें फाइनेंशियल फ्रॉड, जो बैंक से पैसे वगैरह जा रहे हैं, या फिर जो साइबर डिफॉर्मेशन है। डिफॉर्मेशन मतलब क्या होता है कि हम ऑनलाइन किसी की बदनामी करते हैं, राइट? तो साइबर डिफॉर्मेशन ज़्यादा हो रहा है, फिर बाद में साइबर पोर्नोग्राफी ज़्यादा हो रहा है, साइबर सॉरी फिशिंग ज़्यादा हो रहा है। तो ये चार मेनली जो अटैक्स ये ज़्यादा हो रहे हैं। जैसे कि फाइनेंशियल फ्रॉड कैसे होते हैं कि आपको अटैकर्स वगैरह क्या करते हैं, आपको कोई लिंक दे देते हैं व्हाट्सएप या कोई भी मेल वगैरह आता है, और हम सिंपली क्या करते हैं, लोगों के पास अवेयरनेस नहीं होता है सबसे पहली बार। तो वो लोग वहाँ पे अननोनली लिंक पे क्लिक कर देते हैं, और उनसे उनके बैंक अकाउंट से सारे जो पैसे हैं वो डेबिट हो जाते हैं। ओके। और फिर ओके। बाद में दूसरी बात ये कि अभी सारे लोग फ्री बैठे हैं, तो फिर इनका सोशल मीडिया पे ग्रुप बनता है, और किसी एक पर्सन को टारगेट करके उसके बारे में उसकी बदनामी करते हैं। तो ये ज़्यादा चल रहा है। फिर बाद में फिशिंग अटैक चल रहा है। फिशिंग अटैक मतलब क्या होता है कि आपको एक लिंक आती है, लिंक के ऊपर आप क्लिक करते हो, तो फिर आपको इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक का आईडी या पासवर्ड लॉगिन करने बोलता है। तो हम सिंपली क्या करते हैं कि इंस्टाग्राम जैसा पेज होता है, तो उसके ऊपर हम ब्लाइंडली लॉगिन कर लेते हैं, तो जो आईडी पासवर्ड है वो हैकर के पास ऑटोमेटिकली ट्रांसफर हो जाता है। इसके वजह से आपका अकाउंट हैक हो जाता है। अभी ये भी ज़्यादा ये है। फिर साइबर पोर्नोग्राफी में मतलब ये होता है कि जो भी ऑफेंस मटेरियल है, मतलब अभी सपोज हम ऐसे वीडियो चैट कर रहे हैं, ओके, तो फिर मेरा जो वीडियो रिकॉर्डिंग है सामने वाला रिकॉर्ड कर लेता है और उसको मॉर्फ करके ऑफेंस मटेरियल में कन्वर्ट कर देता है। तो ये भी अभी बहुत सारे अटैक्स चल रहे हैं। ओके। अगर लोग शिकार शिकार होते साइबर साइबर क्राइम के, तो क्या करना चाहिए? ओके। तो सबसे पहली बात तो ये आनी चाहिए कि हम उस अटैक को कैसे फाइंड आउट करें। पहले हमें ये पता होना चाहिए कि किस टाइप से हम उसका शिकार बनते हैं। ओके, जैसे कि मेरा फ़ोन हैक हो गया, तो फिर हमें पता होना चाहिए कि फ़ोन कैसे हैक हुआ। बेसिक ये सारी टिप्स नॉर्मल पर्सन को पता नहीं होती कि कैसे फ़ोन हैक होता है। तो मैं हम एक-एक चीज़ को पकड़ के चलते हैं। जैसे पहले फ़ोन का लेते हैं, फिर बाद में सोशल मीडिया अकाउंट्स का लेते हैं, और फिर बाद में बाकी जो सारी चीज़ें आती हैं, उसके ऊपर बात करते हैं। तो सबसे पहले अगर जब फ़ोन हैक होता है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, नॉर्मल एक हैकर क्या करता है फ़ोन हैक करने के लिए, कि एक थर्ड पार्टी एप्लीकेशन डाउनलोड कर देता है सामने वाले के फ़ोन में। रिमोटली भी हो सकता है, लोकली भी हो सकता है। तो जब थर्ड पार्टी एप्लीकेशन अगर सामने वाले के फ़ोन में इंस्टॉल हो जाता है, तो फिर उसका रिवर्स कनेक्शन हमारे पास आ जाता है। तो जो भी आप वो फ़ोन में एक्टिविटी कर रहे हो, जैसे कि आपके कॉल लॉग्स हो गए, मैसेजेस हो गए, तो सामने वाला क्या करता है, जो अटैकर, वो रीड कर पाता है ये सारी चीज़ों को। तो इसको पहचानेंगे कैसे? सबसे पहली बात तो इसको अवेयरनेस मेथड इसका क्या हो सकता है कि सबसे पहली बात, आपका जो फ़ोन का लॉक स्क्रीन है उसको आप पासवर्ड प्रोटेक्टेड रखो। दूसरी बात ये कि आप अपना फ़ोन किसी के हाथ में भी मत दो। थर्ड थिंग ये कि अगर कोई एप्लीकेशन आपके फ़ोन में इंस्टॉल्ड है, तो उसको आप सेटिंग में जाके, स्टोरेज में जाके, वहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि कौन से एप्लीकेशन इंस्टॉल्ड है, और जो आपने इंस्टॉल नहीं किया है उसका आप उसको अनइंस्टॉल कर दो। फोर्थ थिंग ये है कि अगर सपोज कोई भी एप्लीकेशन आप डाउनलोड करते हो, तो उसको हम ब्लाइंडली परमिशन दे देते हैं। जैसे कि अभी इंस्टाग्राम का हो गया, या फिर कोई भी जर्नल एक फोटो एडिटिंग का एप्लीकेशन हो गया, तो हम क्या करते हैं, उसको कॉन्टैक्ट की भी परमिशन दे देते हैं, या फिर बाकी सारे जो भी फ़ोन के अंदर परमिशंस होती है वो हम प्रोवाइड कर देते हैं। बट इसकी नेसेसरी नहीं है ना। अगर एक सिर्फ फोटो एडिटिंग वाले को कॉन्टैक्ट की परमिशन क्यों चाहिए? तो ये लोग क्या करते हैं, आपका डाटा वहाँ पे चुराते हैं। सो जो परमिशन जिस एप्लीकेशन को नीड है उसको आप देना चाहिए, उतना तक ही उसको परमिशन देना चाहिए। और उसके बाद या फिर कोई लिंक आता है आपके फ़ोन पे, तो उसको इग्नोर करो। उसका अगर जीमेल के थ्रू अगर लिंक आता है, उसको भी आप इग्नोर करो। बाकी बात तो जीमेल तो ऑब्वियसली 100% सिक्योर नहीं बोल सकते, बट 90% सिक्योर है कि वो स्पैम में डाल देता है मेल। तो इस तरीके से फ़ोन को आप सिक्योर कर सकते हो। और जब भी फ़ोन हैक होता है, तो आपका जो डाटा है वो ब्लाइंडली यूज़ हो जाता है, मतलब बहुत ज़्यादा। अगर सपोज 1 GB है, तो वो तुरंत खत्म हो जाता है, क्योंकि यहाँ से डाटा कहीं और पे ट्रांसफ़र हो रहा है। तो ये सारे चीज़ें हैं। फ़ोन अगर हैक हो गया तो हम कैसे जान सकते हैं। दूसरी चीज़ है कि सोशल मीडिया अकाउंट अगर हैक हो रही है, तो फिर हम उसको कैसे पता कर सकते हैं। तो सिंपली थिंक ये है कि अगर सोशल मीडिया अकाउंट हैक हो रहा है, तो फिर हर सोशल मीडिया अकाउंट में आपको एक फीचर मिल जाता है कि अपना लास्ट लॉगिन कहाँ पे रहता है, और अपने कौन से डिवाइस में लॉगिन है। तो वो चेक करके आपको पता लग सकता है कि आपका कौन से डिवाइस में आपका अकाउंट लॉगिन है। और सिंपली बात ये कि आप आपका जो पासवर्ड है बहुत स्ट्रांग रखें, ताकि ये सारी चीज़ें हैक ना हो। और मैं यही रिकमेंड करूंगा कि आपको कोई भी लिंक मिलती है, अगर ऑथोराइज लिंक है तो उसके ऊपर आप क्लिक करो, अगर ऑथोराइज नहीं है तो उसको आप एक ब्लॉक करके रख दो।
तो अगर आपको ये पता चल जाता है कि कैसे हम कौन सा अटैक हो रहा है अपने फ़ोन में, या फिर कौन सा क्राइम हो रहा है हमारे साथ, तो आप सिंपली कंप्लेंट करा सकते हो कोई भी पुलिस स्टेशन में, नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में जाके आप कंप्लेंट करा सकते हो। ओके, ओके, ओके। या इसके बाद साइबर साइकोलॉजी कैसे बढ़ रही है? साइबर साइकोलॉजी तो ये बहुत बड़ा कंसेप्ट है, कि साइबर साइकोलॉजी मतलब क्या होता है कि स्टडी ऑफ माइंड एंड बिहेवियर विद द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंटरेक्शन ऑफ द टेक्नोलॉजी। अभी क्या हो रहा है कि बहुत सारे लोग फ्री है लॉकडाउन के अंदर, ये पेंडेमिक सिचुएशन में, तो सब लोग अभी फ़ोन पे बिज़ी है, अपने क्या बोलते हैं लैपटॉप वगैरह इस सब पे बिज़ी है, गैजेट्स के ऊपर बिज़ी है। बट आप पहले के ज़माने को कंपेयर करके देखो कि पहले हम ये सब चीज़ें नहीं करते थे। हम गेम वगैरह खेलते तो हम बाहर आउटसाइडर गेम खेलते थे, या फिर जो घर में कैरम वगैरह है वो खेलते थे। बट यहाँ पे क्या होता है कि हम अभी लूडो भी खेलने लगे तो फिर हम ऑनलाइन लूडो खेलते हैं। तो ये सारी चीज़ें साइबर साइकोलॉजी के अंदर आती है। हम बहुत एडिक्शन हो रहे हैं इस सारे डिवाइस के, पहले ये सारी चीज़ें नहीं होती थी, अब बहुत हम क्या हो रहे हैं इसका एडिक्ट हो रहे हैं। तो इससे हमारे घर में भी कम्युनिकेशन नहीं होता है सब लोगों के साथ में। हम जब भी खाना खाते हैं तब हमारा फ़ोन वगैरह लेके हम बैठते हैं। तो ये सारी चीज़ों की वजह से हम बहुत सारा जो होता है ना एक कम्युनिकेशन जो फैमिली के अंदर होना चाहिए, वो सारी चीज़ें नहीं हो पाती हैं। तो ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है साइबर साइकोलॉजी का, और इससे ओके, लोग बहुत एडिक्ट हो रहे हैं, तो उसे हमें अच्छा, कम करना चाहिए। ओके। और दूसरा ऐसा कि अगर कुछ बेसिक टिप्स है आपके पास जिससे हम डिवाइस या अकाउंट को सिक्योर कर सकते हैं? हाँ, ओके। तो सबसे पहले हम पासवर्ड की बात करते हैं। पासवर्ड हमारा कैसा होना चाहिए बेसिक। तो लोग क्या करते हैं, सपोज मेरा ही एग्जांपल देता हूँ, मतलब एक एग्जांपल देता हूँ कि मुझे अगर फेसबुक का पासवर्ड सेट करना है, तो फिर हम लोग क्या करते हैं कि नॉर्मली हमारा नाम डालते हैं और @123 वगैरह डाल के सिंपल सा पासवर्ड डाल देते हैं। बट ये सारी चीज़ें नहीं होती है। हैकर जब हैकिंग करता है तब वो आपके बारे में इन डिटेल अप टू डाउन इन्फॉर्मेशन वो गैदर करता है। सबसे पहली बात, हमें जो चीज़ें पसंद होती है हम उसका पासवर्ड हम डाल देते हैं, या फिर जो हमारी सपोज कोई गर्लफ्रेंड है तो गर्लफ्रेंड का नाम डाल देता है, किसी की वाइफ का नाम डालता है, कोई अपने लड़के का नाम डालता है। तो ये सारी चीज़ें नहीं करनी चाहिए। वहाँ पे पासवर्ड आपका बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, मैक्स टू मैक्स 10 कैरेक्टर के ऊपर आपका पासवर्ड होना चाहिए। उसके अंदर आपका कैपिटल लेटर होना चाहिए, स्मॉल लेटर्स होने चाहिए, सिंबल्स होने चाहिए और नंबर्स होने चाहिए। ये चारों कॉम्बिनेशन का अगर आप पासवर्ड डालते हो और 10 लेटर के ऊपर रहा तो फिर आपका अकाउंट हैक नहीं हो पाएगा। ओके, ये हो गया पासवर्ड का। और फिर हम अगर कंप्यूटर की सिक्योरिटी के लिए जानेंगे तो फिर हम क्या कर सकते हैं कि हम एक बहुत अच्छा एंटीवायरस हम इंस्टॉल कर सकते हैं। एंटीवायरस कंप्यूटर के अंदर डाल के हम रख सकते हैं, उससे हम हमेशा स्कैन करते रहेंगे तो फिर वायरसेस नहीं आ सकते। और मेनली बराबर। ये करना है कि हमें हम क्या करते हैं कि पब्लिक प्लेस में जाते हैं तो पब्लिक वाईफाई हमें मिल जाता है फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसको हम पे नहीं करते यस। हैं। तो सारे लोग उसके ऊपर कनेक्ट करते हैं, बट हमें पता नहीं होता है कि सामने हैकर भी कनेक्ट है, तो हमारे सारे चीज़ों जी। को मॉनिटर करता है। मतलब हम बैंक के ट्रांजेक्शन करते हैं तो वो भी पता चल जाता है कि कितने पैसे ट्रांजेक्ट हुए। अगर हम पासवर्ड भी डालते हैं एक ही वाईफाई के अंदर, तो सारी चीज़ें उसके पास भी चली जाती है, क्योंकि वो हम पे मॉनिटर करके रखते हैं। ओके, और जीमेल को अगर आपको सिक्योर करना है तो फिर आप टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन ये सर्विस यूज़ करो, क्योंकि ये बहुत लोगों को पता नहीं होता है कि टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन सर्विस क्या होती है। तो ये सारे सर्विसेज आप यूज़ करो। हर सोशल मीडिया अकाउंट में टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन का सर्विस दी गई है, तो उसको यूज़ करना चाहिए। और जो भी फेक लिंक्स है उसके ऊपर आप रिलाई नहीं होना चाहिए, और उसको ब्लॉक लिस्ट में डाल देना चाहिए या फिर डिलीट कर देना चाहिए। ओके, ओके सर, ओके। और अभी आप कुछ केसेस भी सॉल्व कर रहे हैं, ऐसा मतलब थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन मिला है, तो अभी तक कितने केसेस को कंसल्ट किया है और कौन से टाइप के केसेस आपने किए, सॉल्व किए? ओके, तो अभी लॉकडाउन के सिचुएशन में तो हमने स्टार्ट किया था ये सारी चीज़ें, बट केसेस हमारे पास सिर्फ दो टाइप के क्राइम्स के ऊपर आए। एक साइबर मॉर्फिंग के ऊपर आया है और अनऑथराइज्ड एक्सेस के ऊपर आया है। तो साइबर मॉर्फिंग में क्या होता है, मतलब जितने भी हमने अभी केसेस कंसल्ट किए हैं, तो उसमें क्या होता है कि मैं और आप सपोज मैं मेरी गर्लफ्रेंड के साथ वीडियो कॉल कर रहा हूँ, ओके, और बहुत सारे ऑप्शन मटेरियल शेयर की जा रही है, मतलब सामने वाले भी ऑप्शन स्टेट में हो, हम भी ऑप्शन स्टेट में हो। ये सारी चीज़ें दोनों रिकॉर्ड करते हैं, मतलब जो सामने वाला लड़का हो या लड़की हो, ये दोनों क्या करते हैं, रिकॉर्डिंग करके रखते हैं। फिर बाद में सपोज आप मेरा और मेरी गर्लफ्रेंड के साथ ब्रेकअप हो गया तो फिर मैं उस चीज़ को उसको ब्लैकमेल करूंगा। तो ये सारी जो केसेस है ये अभी बहुत उभर के आ रही है। लोग बहुत सारे मिस्टेक्स कर रहे हैं इस पे। आपको मतलब लोगों को जो भी रिलेशनशिप में या फिर जो भी बाकी है, इस पे ध्यान देना चाहिए। और दूसरी केस ये आती है कि हम अगर नॉर्मल वीडियो चैट भी कर रहे हैं तो हमारा जो वीडियो रिकॉर्डिंग है उसको रिकॉर्ड करके किसी ऑप्शन साइट पे लोड कर देते हैं, और वहाँ पे हमें ब्लैकमेल करते हैं कि आप इतने अमाउंट पे करो तब हम, नहीं तो हम इसको सोशल मीडिया पे अपलोड कर देंगे। और लोग इसको पे कर देते हैं, लोग कंप्लेंट नहीं करते इस चीज़ को।
ओके। ओके, और सर कि हैकिंग और एथिकल हैकिंग में क्या डिफरेंस है? ओके, हैकिंग मतलब इलीगल चीज़ हो गया। सिंपली वे में अगर देखे जाए तो हैकिंग इलीगल हो गया, और इथिकल हैकिंग मतलब इथिक्स के साथ हैकिंग करना। अगर सपोज एक एग्जांपल देता हूँ, अगर किसी कंपनी के अंदर हम काम कर रहे हैं, तो वो हमें परमिशन देती है कि आप हमारे डिवाइसेस को हैक करो, क्योंकि उनको सिक्योरिटी बढ़ाना पड़ता है। बट अब हमारे पास परमिशन नहीं होती और हम जब हैक करते हैं उसको हैकिंग बोलते हैं, वो इलीगल हो गया, क्योंकि विदाउट परमिशन हम एक्सेस करते हैं, तो इलीगल चीज़ हो गई, और हमें परमिशन के साथ करना पड़ता है, तो इथिकल हैकिंग हो गया। ओके। और साइबर सिक्योरिटी का करियर पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है? मतलब अभी जब साइबर सिक्योरिटी अभी आपने जो किया है सर, तो अभी करियर पॉइंट ऑफ जो नए यंगस्टर्स उन बच्चों के लिए अब क्या कर बोल सकते हो उनको? ओके, तो जैसे कि अभी आज का जो ज़माना है वो टोटली टेक्नोलॉजी के ऊपर है। तो मोस्ट ऑफ सारी चीज़ें टेक्नोलॉजी के बारे में हर एक पर्टिकुलर फैमिली के अंदर हर एक पर्सन को पता होना चाहिए कि ये सारी चीज़ें क्या है, नई नई टेक्नोलॉजी से अपडेटेड होना चाहिए। लोग हैक क्यों हो जाते हैं? क्योंकि वो अपडेटेड नहीं रहते हैं। अगर लोग अपडेट होने लग जाए, अवेयरनेस आने लग जाए, अपने अंदर खुद के पास अवेयरनेस रहा, तो फिर लोग हैक नहीं हो पाएंगे, जो भी क्राइम्स है उसके रेट कम हो जाएंगे। तो साइबर सिक्योरिटी का जो करियर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखते हैं, तो हर एक को इस ये फील्ड पता होनी चाहिए कि इसको हम किस तरह से अपने डेली लाइफ में यूज कर सकते हैं, और हम बाकी सामने वाले को भी हेल्प कर सकते हैं। और इसको आप करियर पॉइंट ऑफ व्यू से भी ले सकते हो, आप जॉब भी इसके ऊपर बहुत अच्छा मिलता है, आप इस पे जॉब भी कर सकते हो, या फिर आप गवर्नमेंट के लिए काम भी कर सकते हो, या फिर खुद का स्टार्टअप भी कर सकते हो। ओके। दूसरा सवाल ऐसा है कि अगर कोई कॉल हमें आता है और कहता है कि आपने यह प्राइस गिफ्ट या लॉटरी मिला है, तो उससे उस कॉलर को कैसे हैंडल करें? क्योंकि बहुत सारे कॉल्स आते हैं कि लॉटरी जीते, ये है वो है, ये लिंक पे जाओ वो लिंक पे जाओ, तो उसको कैसे हम लोग करें, हैंडल करें? ओके, तो सबसे पहली बात, अगर ऐसे कॉल आते हैं, तो अभी नए मोबाइल फंक्शन में लिख के आता है स्पैम कॉल है, जो लोग इग्नोर कर देते हैं। बट जिसके पास नहीं आता है वो लोग फोन उठा लेते हैं, और वो जो बात करते हैं उसमें फंस जाते हैं। तो सबसे पहली बात ये है कि जो इन्फॉर्मेशन वो पूछ रहे हैं हमसे, वो टोटली फेक दो। मतलब फेक इन्फॉर्मेशन उनको प्रोवाइड करो, अपना रियल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड मत करो उनको। या फिर अगर आपको लग रहा है कि ये सारी चीजें हो रही, तो फोन कट कर दो। और नॉर्मली अगर आप उनको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करके उनके बारे में अगर जान सकते हो, तो आप जानने की कोशिश करो, और ये सारी चीजें कॉल वगैरह रिकॉर्ड करके आप कंप्लेंट फाइल करोगे तो काम आएगा एज अ एविडेंस। ओके। और बहुत सारे इंसिडेंट्स ऐसे हो रहे हैं, पर लोग जो है पुलिस के पास जाने से डरते हैं। इस बात को कैसे दूर करेंगे आप, जो कर सकते हैं? ये ये बहुत ज़रूरी है कि जब क्राइम्स होते हैं तो पुलिस के पास जाना चाहिए। लोग सोसाइटी का देख के डर जाते हैं। मोस्टली लड़कियां क्या करती है, मतलब घर वाले क्या सोचेंगे, या फिर ये क्राइम मेरे साथ हो रहा है तो घर वाले मेरा साथ देंगे कि नहीं, या फिर लोग हमें किस नज़र से देखेंगे। ये सोसाइटी की वजह से लोग क्या हो जाते हैं, डर जाते हैं। बट यहाँ पे आपको कंप्लेंट फाइल करना चाहिए, नहीं तो फिर क्राइम बढ़ते जाएगा। अगर आप कंप्लेंट फाइल नहीं करते हो तो फिर सामने वाला और दूसरा क्राइम कर सकता है आपके साथ। तो नॉर्मली आपको कंप्लेंट फाइल करना ही चाहिए, कोई भी क्राइम होता है सोसाइटी का देख के नहीं। और इसमें सारे मैं फैमिलीज मेंबर को भी मैं बोलूंगा कि आपके घर वालों को, या फिर जो क्राइम में फंस गया है उसको आप सपोर्ट करो, ताकि उनके मन से डर निकल जाए। फैमिली सपोर्ट बहुत मस्ट है इसके अंदर। कंप्लेंट फाइलिंग करने के लिए लोग बहुत डरते हैं, तो फैमिली का सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है। तो इस वे से अगर जाएंगे तो फिर शायद बहुत सारे कंप्लेंट रजिस्टर हो सकती है साइबर क्राइम में। ओके। ओके। और आपको ऐसा लगता नहीं कि एक कोई कॉमन प्लेटफॉर्म होना चाहिए पुलिस और नागरिकों के बीच में, जो फ्रेंडली और कैजुअल हो? अ, ऐसा कॉमन प्लेटफॉर्म तो नहीं है, बट जैसे कि हम वेबिनार्स देते हैं, तो फिर आप हमसे कंसल्ट करा सकते हो, मतलब हम उनको एडवाइस दे सकते हैं। जैसे कि हम करते हैं, हमारी कंपनी जो करती है, हम क्या करते हैं कि सामने जो क्राइम हो गया तो हमें कॉल आता है या फिर हमारे पास विजिट करते हैं, तो हम उनको कंसल्ट करते हैं। 2-3 घंटे का हम कंसल्टेशन करते हैं, फिर बाद में उनका माइंड वॉश करते हैं, फिर बाद में हम उनको कंप्लेंट फाइल कराने के लिए बोलते ही है। तो फिर आप मतलब ऐसे एक्सपर्ट्स के पास जा सकते हो कि जो आपको आपकी प्रॉब्लम्स को जानता हो या फिर समझ सकता हो, और उसके ऊपर आपको कोई सोल्यूशन दे सकता हो। तो फिर एक कॉमन अगर फ्रेंडली प्लेटफॉर्म अगर सोचेंगे, तो फिर ये चीज़ यही हो सकती है कि आप दूसरे के पास जाके उसका कंसल्टेशन करो। ओके। ओके। और एक तो क्वेश्चन आया है, क्वेश्चन एक आया है, एक मिनट। हाँ, क्वेश्चन ओके। ऐसा आया है कि भूल गया क्वेश्चन यार, एक मिनट। हाँ। बस
क्वेश्चन ऐसा है कि शेख सर है परवनी के कि उनके क्वेश्चन हमारे शहर में हमारे एक दोस्त के टीम 11 हमारे इनाम जीता था और वह अकाउंट में जमा होने के बाद हैकर्स द्वारा अकाउंट अकाउंट डेबिट कर लिया गया। पुलिस कंप्लेंट करने के बाद भी कोई फायदा नहीं हुआ। एक बार क्वेश्चन रिपीट करेंगे सर प्लीज। हाँ, क्वेश्चन ऐसा है कि उनके एक शहर में एक दोस्त ने टीम 11 इनाम जीता था हम्म। और अकाउंट में जमा हो गया वो, पर बाद में हैकर्स के द्वारा वो अकाउंट से डेबिट कर लिया गया। तो उन्होंने पुलिस हम्म। कंप्लेंट भी किया पर बाद में भी कोई फायदा नहीं हुआ। ये सारी चीजें अपनी लैक ऑफ अवेयरनेस की वजह से होती है। कोई मतलब अभी बहुत सारे गेम चल रहे हैं, कौन बनेगा करोड़पति, ये सब बहुत सारी चीजें आ रहे हैं। तो इससे क्या होता है कि लोग लालच की वजह से उसके अंदर फंस जाते हैं। तो जो जो डिमांड करते हैं हम उसको प्रोवाइड करते हैं, और जब बाद में सारी चीजें हमें लगता है कि वो हमें 500 पहले टेस्ट करने के लिए अपने अकाउंट में डेबिट करा रहे हैं, सॉरी हम्म, क्रेडिट करा रहे हैं, तो फिर वो चेक करते हैं कि आपका अकाउंट है या नहीं भी है। तो ये चेक कराने के लिए सारी चीजें होती है, और जब आपके अकाउंट से एक्सेस हो जाता है तो फिर वो लोग अपना अमाउंट निकाल लेते हैं। इसमें पुलिस वगैरह जब आप कंप्लेंट करते हैं तो ये तुरंत आपको मतलब फाइनेंशियल फ्रॉड में तो आपको पैसा मिलना मुश्किल ही है। आ, बहुत मुश्किल है फाइनेंशियल फ्रॉड में। अगर आप अगर फंस जाते हो, आपका अगर अकाउंट हैक हो जाता है तो पैसा मिलना बहुत मुश्किल है। लेकिन कंप्लेंट अगर आप फाइल कर देते हो तो कुछ क्लूज की वजह से हम उनको पकड़ लेते हैं। बट इम्पॉसिबल है, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, आपको पैसा मिलेगा इनकी गारंटी नहीं दे सकता। ओके। सवाल और ऐसा है कि मोबाइल पेड एंटीवायरस इज यूजफुल और नॉट। हाँ, बहुत यूजफुल है मोबाइल पे एंटीवायरस। आप आवाज का यूज कर सकते हो, या फिर मैं तो आवाज का रिकमेंड करूंगा, नहीं तो ई सेट का रिकमेंड करूंगा। ये दो एंटीवायरस बहुत यूजफुल है, हमेशा यूज करते रहना। इसका पेड वर्जन भी है और फ्री वर्जन भी है। फ्री वर्जन भी बहुत मोस्ट पावरफुल है। तो आप ई सेट का यूज करो, नहीं तो आवाज का यूज करो। ओके। और किसके सवाल है? कोई कुछ क्वेश्चन पूछना चाहता है अमन सर से? प्लीज। कि सवाल तो किसके नहीं है। सवाल मेरे जो जो अभी यंगस्टर्स है तो उनके लिए आप क्या बोल सकते हो कि जब जो ज़्यादा मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, लैपटॉप्स यूज़ कर रहे हैं, तो उसके लिए आप क्या बोल सकते हो उनके लिए? मैं इतना ही बोलूंगा कि आप एक तो जितना भी एडिक्शन है उस मोबाइल लैपटॉप का, वो थोड़ा दूर रखो। इस सारी चीज़ों को, फैमिली को अपना टाइम दो। और मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग कि आप अभी ये सिचुएशन में हो कि आप यहाँ से बहुत सारी चीज़ें या फिर बहुत सारे कोर्सेज आप कर सकते हो। तो बेनिफिट ये रहेगा कि आप उसको अच्छी चीज़ों के लिए यूटिलाइज करो, ना कि हम ऐसे इंस्टाग्राम पे रील्स वगैरह बनाने के लिए, जो मोस्ट ऑफ लोग करते हैं, या फिर उनके पॉइंट ऑफ व्यू से। बट मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ये लगता है कि आपको साइबर सिक्योरिटी का नॉलेज लेना चाहिए। बहुत सारे आपको ऑनलाइन कोर्सेज मिल जाएंगे जो 499 रुपीज में भी आपको अवेलेबल रहता है, ताकि आपको एक हद तक इंफॉर्मेशन वहाँ पे मिल जाएगा। तो और इस फील्ड में मैं उनको हमेशा वेलकम करूंगा कि इस फील्ड में आओ। बहुत अच्छा नॉलेज मिलता है यहाँ से, और बहुत आगे करियर अपॉर्चुनिटीज बहुत सारी है इसके अंदर। ओके। बाकी तो सवाल किसके शायद से नहीं आ रहे। तो मैं भी आपको थोड़ा सा हैकिंग एंड साइबर क्राइम के थोड़ा सा अलग, आपका जो मन पसंदीदा चीज़ है क्रिकेट, उसके ऊपर कुछ सवाल पूछना था कि आपका ओके। जो क्रिकेट है आपने कहाँ से चालू किया क्रिकेट और कैसे चालू किया? ओके, तो क्रिकेट की सबसे जो पहला मेरी आपका जर्नी मैच है। कौन सा था? ओके, तो बेसिकली मैं पहले क्रिकेट प्लेयर नहीं था। मैं स्पोर्ट्स में पहले मैं खेलता ही नहीं था, स्पोर्ट्स वगैरह में कुछ नहीं खेलता था मैं। मतलब हमारे स्कूल में एक ऐसा था कि स्पोर्ट टीचर था ही नहीं जो हमें मोटिवेट कर सके। तो फिर हमारे जो मीनाक्षी गिरी मैम है, वो रिसेंटली ज्वाइन हुए थे मेरे स्कूल में जब मैं वहाँ पे था। तब उन्होंने हमें इनकरेज किया इस सारी चीज़ों के लिए। तो फिर मैं पहले कबड्डी खेलता था। तो क्रिकेट तो बहुत दूर की बात थी, मैं कबड्डी से स्टार्ट किया मेरे स्पोर्ट्स की जर्नी। फिर बाद में मैम ने मेरे को बताया कि क्रिकेट में हम ऐसे ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो फिर क्रिकेट के अंदर इंटरेस्ट आने लगा। तो पहला मैच मैंने अ, लातूर में, या फिर नाम मुझे याद नहीं आ रहा उस गांव का, बट मैंने वहाँ पे मेरा स्टेट खेला था सबसे पहले। हाँ, नागपुर स्टेट में उसके चले गए। बाद हाँ, वहाँ से मैंने नेशनल्स इंटरनेशनल्स खेलने शुरू किए थे बहुत सारे आके, जो भी ऑर्गेनाइज ओके। किए थे बाय टेनिस क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ महाराष्ट्र या फिर लेदरबर्ग क्रिकेट। ओके। एक क्वेश्चन आया है कि व्हाट टू डू इफ फोन गेट्स हैक। व्हाट टू डू इफ फोन गेट हैक। ओके, तो फ़ोन अगर हैक हो जाता है तो सबसे पहली बात ये है कि आप एंटीवायरस उसको स्कैन कर लो। सबसे बेस्ट एंटीवायरस यूज़ करो, जैसे मैंने ईसेट बताया है।
या फिर आवाज का मैंने बताया, तो ये दो चीजें आप उसे स्कैन कर लो, आपके जो बैकअप लेके उसको फोन को आप फॉर्मेट कर दो और वापस से बैकअप इंस्टॉल कर दो। ओके। सो लाइक एक क्वेश्चन आहे पण मला मतलब नाही समजलं सर. मला 1,550 रुपये भरा, तुम्हाला 3 लाखाचा चेक भेटला. संतोष सर को कुछ समझा नहीं मैसेज. ठीक है, नो इश्यूज. और आप क्या बोल सकते हो अभी क्रिकेट के बारे में? और अभी आपकी क्रिकेट में तो बहुत सारे हमने बहुत जगह पे नेशनल्स वगैरह खेला है, बहुत एंजॉय भी किया है उस चीज़ को। हर स्टेट में जाके हमने क्रिकेट खेला है, हर नेशनल्स हमने ये किए। हम आउट ऑफ इंडिया भी गए थे बहुत बार, नेपाल, भूटान वगैरह सब जगह पे हम इंटरनेशनल मैचेस भी खेल के आए। तो ये जर्नी एक बहुत एंजॉयमेंट थी और हार्ड वर्किंग भी था बहुत ज़्यादा। तो हमने इस तरीके से इस चीज़ को एंजॉय किया था। और तो जो आप गए नेशनल्स या इंटरनेशनल्स, तो उधर आपके कोच वगैरह कौन थे या कैसे गए यहाँ? और आपको ये टेनिस मैं का महाराष्ट्र के बारे में कैसा मालूम पड़ा? मैं हमेशा जब भी जाता था नेशनल इंटरनेशनल्स को, तो फिर मैं मीनाक्षी गिरी मैम के साथ ही जाता था। वो हमारे टेनिस क्रिकेट एसोसिएशन के सेक्रेटरी है और इंडिया के वेस्ट जोन डायरेक्टर है। तो हमेशा हमें इनकरेज करते थे और सिलेक्शन कमेटी पे वही रहते थे। तो उनका भी सिलेक्शन करने का मेथड ये था कि अगर आप हार्ड वर्किंग हो देन यू आर अलाउ, अदरवाइज रिजेक्टेड। तो उनकी वजह से हम आज तक इतने सारे मैचेस खेल पाए हैं। ओके, ठीक है. और कोई सवाल पूछना चाहता है? ऐसा कोई है क्या? इसके सवाल तो नहीं आ रहे. देखते, पर अमन सर आपसे बात करके हमें बहुत कुछ सीखने मिला, जानने मिला. और मैं भी मेरे फ़ोन में बहुत सारे अभी एंटीवायरस इंस्टॉल करूँगा, जो कि मेरा फ़ोन हैक ना हो सके. शायद से मैं कांटेक्ट भी करूँगा वापस आपको, कुछ रहेगा तो क्या एक क्वेश्चन है यहाँ पे, क्या गूगल पे हम्म, फोन पे सिक्योर्ड है क्या, या फिर फोन पे हम्म, यूज करना सेफ है क्या? हाँ, हाँ, गूगल पे फोन पे यूज करना सेफ है, लेकिन आप, मैंने पहले बताया था कि एक वाईफाई के अंदर आप यूज मत करो। ट्रांजेक्शन अगर आप कुछ भी कर रहे हो तो आपके मोबाइल डाटा को यूज करो, कोई पब्लिक नेटवर्क में जाके आप उसको यूज नहीं करना चाहिए। तो सेफ है सारी चीजें। ओके. आपको पूछ रहे का अमन सर, आपका हाईएस्ट स्कोर क्या है? मेरा अभी तक का हाईएस्ट स्कोर 75 है, नॉट आउट। ओके. ओके. अच्छा, आपका कुछ है ना, आईपीएल में कुछ डिस सिलेक्ट हुए थे सभी कुछ? हाँ, किंग्स इलेवन की तरफ से हमारे पास हमारे जो भी टीम मेंबर है उसमें से गिने चुने लोगों को सिलेक्शन लेटर आया था, बट उनका अभी तक कॉल नहीं आया है, क्योंकि विद द लॉकडाउन और ये कोविड की सिचुएशन की वजह से। ओके. ओके. और किसका सवाल है कि इंस्टाग्राम हैक हुआ तो क्या? तो सिंपली है, इंस्टाग्राम हैक होगा तो आप क्या करो, उसको रिकवर करने का ट्राई करो। आप इंस्टाग्राम को मेल कर सकते हो, उनके सर्वर को मेल कर सकते हो, या फिर आप आपका अकाउंट बहुत इंपॉर्टेंट है तो आपको मेल करना ही पड़ेगा। वो लोग रिकवर करके दे देंगे इन पर्टिकुलर टाइम, उनका जो वर्किंग आवर्स में रिकवर करके देंगे। अगर आपको ज़रूरत नहीं है इंस्टाग्राम की तो आप डिलीट मार दो उसको। ओके. ठीक है, बाकी तो किसी क्वेश्चंस नहीं है सर हमारा. ठीक है, तो अच्छा लगा सर आपसे बात करके. बहुत सारे नॉलेज मिले हम लोग को, बहुत सारा सीखना भी मिला. तो थैंक्स टू टेनिस फील्ड ऑफ एसोसिएशन की अपने अमन सर को इंस्टा लाइव पे बुलाया, और बहुत सारी इन्फॉर्मेशंस अमन सर ने भी दी और हम लोग को भी जानने मिली. तो थैंक यू अमन सर. ये सर, और ये बात अभी मैं एक वेबिनार ऑर्गेनाइज करने वाला हूँ जो सेफली ओके. सिर्फ लड़कियों के लिए है। तो जो हमारे एडवोकेट स्वर्धा कबनूरकर मैम है वो लेने वाले हैं, स्पेशली लड़कियों के ऊपर जो क्राइम्स हो रहे हैं उसको कैसे डिटेक्ट करना है, कैसे उसको कंप्लेंट फाइल करना है, ये सारी चीज से लेके प्रोसेस है। तो मैं टेनिस क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ महाराष्ट्र से रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर वो इस चीज में हेल्प कर सके हमारी तो फिर बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हम ये सारी चीजें साइबर अवेयरनेस है, हम इसको स्प्रेड करना चाहते हैं, क्योंकि लोगों में अवेयरनेस की बहुत कमी है। ज़रूर ज़रूर हेल्प करेंगे. महाराष्ट्र की सेक्रेटरी मैडम मीनाक्षी गिरी मैडम है, वो बहुत सपोर्टिव है. कुछ भी प्रॉब्लम है जो भी है, फ़ोन करो, आपको श्योर हेल्प करेंगे. और मेरे तरफ से भी जो भी होगा मैं पूरी तरफ से आपको हेल्प करूँगा. थैंक ओके. यू सर। ओके, थैंक यू सर. इंस्टा लाइव में ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू. यस सर।
Thank you, guys. Please take care. Stay safe. Okay. Bye. Take care.